हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तैयारी ऑनलाइन में आप सबका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 के 5वें अध्याय सुमित्रा नंदन पंत की कविता पर्वत प्रदेश में पावस के दूसरे भाग को पढ़ेंगे। अगर आपने पहला भाग नहीं देखा है तो आप पहले भाग को देखिए। आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ आपको लिंक मिल जाएगा। बच्चों, अध्याय आरंभ करने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। बच्चों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को भी इस वीडियो से मदद मिल सके। मुझे आशा है बच्चों कि मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो आप सबके काम आ रहा होगा। तो चलिए अब हम सुमित्रा नंदन पंत जी की कविता के दूसरे भाग को देखते हैं। कविता है हमारा पर्वत प्रदेश में पावस। तो बच्चों, कविता की इन पंक्तियों का भावार्थ समझते हुए, कठिन शब्दों के अर्थ को जानते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। गिरिवर के उर से उठ उठ कर उच्च कांक्षाओं से तरुबर है, झांक रहे नीरव नभ पर अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। देखिए बच्चों, अब हम कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं और साथ ही पंक्तियों का भावार्थ भी समझ लेते हैं। तो बच्चों, अब हम कठिन शब्दों के अर्थ को जानते हुए कविता का भाव भी समझेंगे। तो गिरिवर शब्द का अर्थ होता है बच्चों पर्वत। के उर शब्द का अर्थ होता है हृदय। आप नोट डाउन करें, यहाँ पे शब्द लिखे हुए हैं। उर शब्द का अर्थ होता है हृदय। उच्च कांक्षाओं का अर्थ हो गया बच्चों ऊंचा उठने की कामना। से तरुबर का अर्थ होता है पेड़ या वृक्ष। तो यहाँ कवि कहते हैं पर्वत के हृदय से उठ उठ कर वृक्ष यानी पेड़ अपनी उच्च आकांक्षाओं को लिए हुए आगे देखते हैं झांक रहे नीरव नभ पर। झांकना का अर्थ होता है देखना। नीरव शब्द का अर्थ होता है बच्चों नीरव नभ। नीरव शब्द का अर्थ होता है शांत और नभ शब्द का अर्थ होता है आकाश। और यहाँ देखिए नीरव नभ शांत साथ में ही दिया हुआ है, शांत आकाश इसका अर्थ है। अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। अनिमेष शब्द का अर्थ है एकटक यानी बिना पलक झपकाए। यहाँ कवि कह रहे हैं कि ये जो तरुवर है, ये जो वृक्ष है, बिना पलक झपकाए यानी अपलक कहाँ देख रहा है? नीरव नभ को, यानी शांत आकाश को देख रहा है। शांत आकाश को देख रहा है कैसे? तो चिंता मग्न होकर के। बच्चों, अब हम इन पंक्तियों का प्रसंग जान लेते हैं। बच्चों, प्रसंग हमारा सभी में समान होता है। प्रस्तुत पदध्यान से हम शुरू करते हैं। जिस बुक से वह पद लिया जाता है उसका नाम लिखते हैं, साथ ही जिस कवि की रचना है वो लिखते हैं और उसके बाद पद में जो भी बातें कही गई हैं उसको हम अवश्य लिखते हैं। तो हमारा प्रसंग है प्रस्तुत पदध्यान हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से लिया गया है। इसके कवि सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ऊंचे पर्वत के ऊपर उगे हुए वृक्षों का वर्णन कर रहा है। तो देखा आपने, यहाँ कवि किसका वर्णन कर रहा है? तो पर्वत पर उगने वाले ऊंचे ऊंचे वृक्षों का। जब भी हम प्रसंग लिखेंगे तो उसमें हमें अवश्य ये ध्यान रखना चाहिए कि वह पंक्ति किस कविता से ली गई है और किस कवि के द्वारा लिखी गई है। तो जिस कवि के द्वारा लिखी जाए उसका नाम लिखेंगे, जिस पुस्तक से वो कविता ली गई है उसका नाम लिखेंगे। उसके बाद जो महत्वपूर्ण बात उस पंक्ति में कह रहे हैं कवि, उसको अवश्य लिखेंगे। अब हम व्याख्या देख लेते हैं। सुमित्रा नंदन पंत की कविता पर्वत प्रदेश में पावस की प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ऊंचे पर्वत के ऊपर उगे हुए वृक्षों का वर्णन कर रहा है, जिन्हें देखकर कवि को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह पेड़
पर्वत के हृदय से उगे हैं और सदैव ऊपर उठने की कामना से एकटक ऊपर आकाश की ओर ही देख रहे हैं। उनकी ऊपर उठने की इच्छा कुछ इस प्रकार प्रतीत हो रही है कि वे अपने इस लक्ष्य को पाकर ही रहेंगे। उन्हें ऊपर उठने से कोई रोक नहीं सकता। साथ ही कवि को ऐसा भी प्रतीत हो रहा है कि मानो ये पेड़ किसी गहरी चिंता में डूबे हों। तो देखा बच्चों, कविता में कवि कह रहे हैं कि जो वृक्ष है उसकी अभिलाषा क्या है? उसकी अभिलाषा है वह ऊंचा ही ऊंचा यानी आगे ही आगे बढ़ते रहने का। तो अब हम अगली पंक्तियां देखते हैं कविता की। उड़ गया अचानक लो भूधर, फरका अपार पारद के पर, रब शेष रह गए हैं निर्झर, है टूट पड़ा भू पर अंबर। अब यहाँ देखिए, उड़ गया अचानक लो भूधर। भूधर का अर्थ होता है बच्चों पर्वत या आप कह सकते हैं पहाड़। फरका अपार पारद के पर, पारद के पर का अर्थ होता है पारे के समान धवल एवं चमकीले पंख। तो यहाँ कवि कहते हैं मौसम के पल पल बदलने से और बादल के छा जाने से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भूधर यानी पर्वत क्या हो गया है? कहीं खो गया है। फरका अपार पारद के पर, कवि कहते हैं उड़ गया अचानक लो भूधर, यानी अचानक मौसम में बदलाव होने की वजह से बादल छा जाने से ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे भूधर गायब हो गया है। भूधर यानी कि पर्वत, आप इसे पहाड़ भी कह सकते हैं। तो कवि को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बादल के छाते ही क्या हो गया? पर्वत कहीं गायब हो गया। और क्या हुआ? फरका अपार पारद के पर, और जैसे ही बिजली चमकी वैसे ही पारद के पर यानी कि पारे के समान जो चमकीला पदार्थ है, जो धवल है, वह दिखने लगा। साथ ही कहते हैं रब शेष रह गए हैं निर्झर, है टूट पड़ा भू पर अंबर। रब शेष का अर्थ हो गया बच्चों केवल आवाज का रह जाना। है टूट पड़ा भू पर अंबर, भू मतलब पृथ्वी, अंबर मतलब आकाश। तो कवि यहाँ कह रहे हैं कि पृथ्वी पर केवल क्या शेष रह गया है? झरनों की कलकल करती हुई आवाज। और कहते हैं टूट पड़ा भू पर अंबर, यानी पृथ्वी पर आकाश गिर पड़ा है, यानी पृथ्वी पर आकाश आ गया है। तो चलिए अब हम इसका प्रसंग देख लेते हैं। तो बच्चों हमारा प्रसंग है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से लिया गया है। इसके कवि सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि अचानक बदलते इस मौसम में जब आकाश में बादल छा जाते हैं का वर्णन कर रहा है। अब हम इसकी व्याख्या जान लेते हैं बच्चों। व्याख्या है, अचानक बदलते इस मौसम में जब आकाश में बादल छा जाते हैं तो पर्वत भी ढक जाता है। इसीलिए कवि ने कहा है कि अचानक पर्वत अपने चमकीले पंख फरफरा कर कहीं उड़ गया है। वह अब कहीं नजर नहीं आ रहा है, चारों ओर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ झरने के गिरने की आवाज सुनाई दे रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो आकाश पृथ्वी पर आ गिरा हो। तो देखा बच्चों आपने, कवि कविता की इन पंक्तियों से हमें यह बताना चाहते थे कि अचानक मौसम में बदलाव होने की वजह से और पहाड़ों पर बादल छा जाने से ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे पहाड़ कहीं गायब हो गया हो और सिर्फ झरने की कलकल आवाज़ ही सुनाई दे रही थी। और ऐसा महसूस हो रहा था जैसे पृथ्वी पर आकाश आ गिरा हो। तो चलिए अब हम अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं।
धस गए धरा में सभे साल, उठ रहा धुआं जल गया ताल। यूं जलद यान में बिचर बिचर, था इंद्र खेलता इंद्रजाल। अब यहाँ देखिए बच्चों, कवि कहते हैं धस गया धरा में सभे साल। सभे का अर्थ होता है भय के साथ, और साल शब्द का अर्थ होता है एक वृक्ष जिसका नाम है साल। उठ रहा धुआं जल गया ताल। ताल का अर्थ होता है बच्चों तालाब। कवि कह रहे हैं कि धस गए धरा में सभे साल, यानी साल के जो वृक्ष हैं वह भय के कारण धरा में यानी कि पृथ्वी में धस गए हैं। और कह रहे हैं उठ रहा धुआं जल गया ताल, और ऐसा प्रतीत होता है जैसे ताल जल रहा हो और उससे धुआं उठ रहा है। साथ ही कहते हैं यूं जलद यान में बिचर बिचर, था इंद्र खेलता इंद्रजाल। जलद यान का अर्थ होता है बच्चों, जलद का अर्थ होता है बादल और यान का अर्थ होता है यान। तो जलद यान यानी कि बादल रूपी विमान, बिचर बिचर यानी कि घूमना, और इंद्रजाल, इंद्रजाल का शब्द, इंद्रजाल का अर्थ होता है जादूगरी। तो यहाँ कह रहे हैं कवि कि जो इंद्रदेव हैं वह क्या कर रहे हैं, जलद यान में सवार होकर, यानी बादल रूपी यान पर सवार होकर इधर उधर घूम रहे हैं और अपनी जादूगरी दिखा रहे हैं। तो बच्चों अब हम प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। हमारा प्रसंग है प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से लिया गया है। इसके कवि सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि घनघोर बारिश का वर्णन कर रहे हैं। अब हम कविता का व्याख्या जान लेते हैं। व्याख्या देखिए, सुमित्रा नंदन पंत की कविता पर्वत प्रदेश में पावस की इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि घनघोर बारिश हो रही है। इस मूसलाधार बरसात के कारण वातावरण में चारों ओर कोहरा फैल जाता है, जिसकी वजह से साल के विशाल पेड़ भी दिखाई नहीं देते। इसीलिए कवि ने कहा है कि साल के पेड़ डरकर धरती में घुस जाते हैं। इस निरंतर उठते कोहरे को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो तालाब में आग लग गई हो। प्रकृति के विभिन्न रूपों को देखकर कवि को ऐसा लग रहा है जैसे इंद्र बादलों में घूम घूम कर अपना खेल खेल रहे हैं। तो देखा बच्चों कैसे सुमित्रा नंदन पंत जी ने प्रकृति का जीवंत चित्रण किया है इस कविता में। तो बच्चों हमारा यह अध्याय यही समाप्त होता है। अगले अध्याय के लिए आप हमसे जुड़े रहें। बच्चों अगर आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो आप हमें कमेंट करें। बच्चों अगर आपको इस कविता में कहीं भी किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। बच्चों आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले अध्याय में। आज के लिए बस इतना ही। आप सबका धन्यवाद।